वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। बस साइंस के दो टॉपिक और बचे हैं। एक बचा है ऑप्टिक्स और एक शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करके कुछ बचेगा, इंडक्शंस। फिर उसके बाद साउंड है, नहीं साउंड है और आपका ये है, ठीक है। मतलब बस 3-4 लेक्चर और फिर आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लाइट, ठीक है। ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी, इससे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। तो जब एक बार अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन इसके बाद जब मैं एमसीक्यूज़ कराऊंगा तो आप सब आराम से कर लोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश एक तरह से ऊर्जा है ना, जो हमें देखने में सहायता करती है। और क्या हम डायरेक्ट लाइट देखते हैं? जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं क्या हम अपनी आंखों से देखते हैं? नहीं। लाइट जो होती है, ये देखिए जैसे इमेज लाइट है ये, ठीक है। अब ये लाइट पड़ी किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए फूल है, इस पे पड़ी लाइट। लाइट हमारी आंखों पे थोड़ी आती जो हमें यहाँ से दिखाएगी। आंखों पे लाइट पड़ गई तो कुछ दिखाई नहीं देगा, समझ रहे हो। तो लाइट पड़ती है ऑब्जेक्ट पे, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आता हमारी आंखों में, तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिमाग में एक इमेज बना देता है। आंखों में पीछे इमेज बनती है, तब ये इमेज बनती है, समझे। तो लाइट हमें डायरेक्ट नहीं आंखों पे पड़ती है, कहने की बात ये है। एक सेकेंड, तो लाइट क्या होती है फिर से पढ़ते हैं अब एक बार, समझिए कॉन्सेप्ट को। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने में सहायता करता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है, जैसे कि फूल पर डाला गया, तो वो टकराता है और परिवर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। तो आराम से लिख सकते हो आप। प्रकाश के सभी पृष्ठों से परिवर्तित प्रकाश जो है कहीं से भी टकरा के वापस होता है। प्रकाश क्या करता है? जिससे भी टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी आंखों में, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। प्रकाश यानी लाइट की जो रेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो वैक्यूम में भी चलती हैं। वैक्यूम मतलब निर्वात में भी प्रकाश चलता है। निर्वात मतलब जहाँ पे मीडियम नहीं है, जहाँ पे मीडियम नहीं है वहाँ पे भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ठीक है। और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक। कोई वस्तु हमें दिखाई देती है जब प्रकाश उससे टकरा कर हमारी आंख पर पहुंचता है, वापस से वही आ गया। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, ये आपको याद रखना है। अभी बताया ना, लाइट आपको दिखाई नहीं देगी, आपकी आंखों पे लाइट पड़ेगी, आंखें एकदम चौंधी आ जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा आंखों के आगे। भाई सूरज देखो ना, डायरेक्ट सूरज देखो, देख ही नहीं पाओगे, ऑब्जेक्ट देख लोगे, ठीक है। लेकिन प्रकाश वस्तु को हमें दृश्यमान बना देता है। प्रकाश को रूपांतरित माध्यम में ही देख सकते हैं आप, ठीक है। प्रकाश को मतलब ट्रांसफॉर्म होता है जब वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तभी देख सकते हो। अब डायरेक्ट सूरज की तरफ या बल्ब की तरफ देखो, देख ही नहीं पाओगे, आंखों में क्या करेगा, आपकी काफ़ी चुभन मचेगी। और देखिए, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद रखेगा इसको। 1676 के आसपास डैनिश खगोल शास्त्री ओले रोमर, कौन? खगोल शास्त्री ओले रोमर, यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति बने कि प्रकाश एक सीमित गति से यात्रा करता है। किसने खोजा था भैया? ये खोजा था ओले रोमन ने, कि प्रकाश एक सीमित गति से यात्रा करता है, ठीक है। जिन्होंने पहली बार प्रकाश की गति का सफलतापूर्वक मापा था। और प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंच जाता है। ये पॉइंट कई बार एग्जाम में आया है, याद रखना। पूछता है ना, सनलाइट हमारी धरती पर आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। सोच रहे हो इतनी दूर है फिर भी 8 मिनट लग जाता है, ठीक है। दूसरा, प्रकाश तरंगें निर्वात के माध्यम से फैल सकती है, मतलब वैक्यूम में जा सकती हैं जहाँ पे पार्टिकल नहीं है फिर भी। पर साउंड वेव जो होती है, ध्वनि तरंगे, वो निर्वात में नहीं चलती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है। जैसे मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज़ जा रही, क्योंकि कण जो होते हैं उन कणों के थ्रू ये रेस ट्रैवल करती है, ठीक है। और लाइट के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के भी चलती है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस आपको याद रखने हैं। प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3900 डिग्री, मतलब 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और मीटर में ये होती है, आप एंगस्ट्रॉम में याद रखो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछ लेता है ये। कैसे पूछ लेगा? अब आपको ऐसे दे देगा, निर्वात, जल, कांच, हीरा, ठीक है, ऐसे ही देता है। कहेगा छोटे से बड़े में, मतलब कम से ज़्यादा में, या उल्टा कह देगा ज़्यादा से कम में सेट करो प्रकाश की चाल को। तो भैया एक आइडिया तो होना चाहिए कि मुझे ये पता है कि सबसे ज़्यादा जो होती है वो निर्वात में होती है, 3 × 10⁸। उसके बाद जल में होती है 2 × 2.25 × 10⁸। फिर होती है कांच में, मतलब 0.25 कम हो रहा है देखो बार बार। और फिर हीरे में 1.25 × 10⁸। मतलब ये समझ लो मोटा मोटा
कि सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होगी यानी निर्वात में, फिर जल में, फिर कांच में, हीरा। ठीक है, निर्वात जल, निर्वात में जल, जल में कांच, कांच में हीरा, ऐसे याद रखो। ठीक है, और इधर भी आपको याद रखना पड़ेगा नाइलॉन, तारपीन का तेल और रॉक सॉल्ट, इसमें किस में होती है? तो नाइलॉन और देखो रॉक सॉल्ट में सेम होती है, तारपीन के तेल में ज़्यादा होती है। ठीक है, नाइलॉन और रॉक सॉल्ट में ज़्यादा है, तारपीन के तेल, नाइलॉन और रॉक सॉल्ट में कम है, तारपीन के तेल में ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो अभी जैसे आपने बताया ना कि लाइट जो होती है वो ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे पास आती है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी सरफेस है, ठीक है, कोई सतह है, जो लाइट रे आई, ठीक है, ये लाइट रे आई, अब इससे टकरा गई, वापस जाती है ऐसे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ठीक है, तो ये आती है और ये जाती है, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो आई बनता है या आर, अभी बताता हूँ इसको आपको मैं, पहले इधर आओ। प्रकाश जब है, नहीं, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित या परिवर्तित हो सकता है, बताए ना, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, या वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उन्हें वापस प्रेषित करने का प्रक्रम प्रकाश का परावर्तन करते कहलाता है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? सिंपली जब भी कोई लाइट रे आती है और वापस टकरा के निकल जाती है, उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सिंपल सी चीज़। और ये सब कब हो सकता है? जब पॉलिशदार हो सतह, चमकीली सतहों वाली वस्तुएं पॉलिश रहित धुंधली सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। अब मान लीजिए ये कांच है, कांच में पॉलिश नहीं है, ठीक है, तो वो लाइट रे यहाँ से निकलेगी और कम रिफ्लेक्ट होगी। और अगर पॉलिश सरफेस है तो पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूरी क्या हो जाएगी, पूरी प्रकाश का परावर्तन पूरा होगा। कहने का मतलब है अगर पॉलिश सतह है तो ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा, पॉलिश्ड नहीं है तो कम होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा कह रहा है सिल्वर जो है यानी रजत धातु प्रकाश की उत्तम परावर्तक है। सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, आपको ये याद रखना है। रजत मतलब सिल्वर जो है वो धातु प्रकाश की एक उत्तम परावर्तक है, सिल्वर धातु प्रकाश की एक उत्तम परावर्तक है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण। क्या होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण? जैसे लाइट रे आई, ये गई, बताया, तो बीच में जो होता है ये नॉर्मल होता है, जो पॉइंट है ये आपतन कोण है, और ये परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बीच में बनता है? जो इंसिडेंट रे होती है, मतलब जो लाइट रे आती है, ठीक है, और ये इसके बीच में बनता है नॉर्मल। और जो रिफ्लेक्ट होती है लाइट रे जो जाती है उसके साथ जो बनता है वो परावर्तन कोण होता है, जिसको आर बोलते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, आपतन परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतित किरण जो आ रही है अभी बताई ना, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एक ही तल में होता है। ये वाली लाइन क्या कह रही है, फिर से समझो। आपतित किरण जो आई, परावर्तित किरण जो गई, परावर्तक पृष्ठ पर, एक सेकेंड, परावर्तक पृष्ठ ये है ना, परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु जहाँ पे ये मिल रही हैं दोनों, देखिए दोनों एक ही जगह से उठ रही ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, अभिलंब एक सरल रेखा में होता है, देखो। ठीक है, ये हमेशा कैसा होगा, ये पूरा देखो 90 है पूरा, और ये बराबर होते हैं, इसको स्नेल लॉ भी बोला जाता है, आई आर बराबर होंगे। ठीक है, ये बचपन में साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है, और विसरित या अनियमित परिवर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे ये एक प्लेन सरफेस है तो लाइट रे ऐसे आएगी, सीधी चली गई, दूसरी आई ऐसे, सीधी चली गई। पर अगर ये प्लेन सरफेस ना हो के ऐसा रफ हो, ऐसा खुरदुरा हो, तो लाइट ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, मतलब सीधी रेखा में नहीं जा पाएगी ना, अगर पृष्ठ कैसा है, खुरदरा है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बहुलित परावर्तन के कारण कैलिडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। किसके कारण? ब्यूटीफुल पैटर्न जो बनते हैं ये कैलिडोस्कोप में, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होता रहता है। ठीक है, कैलिडोस्कोप क्या होता है ये दिखाता हूँ आप। ये होता है कैलिडोस्कोप, इसको जब देखोगे ना तो बहुत सारी पिक्चरें, बहुत सारी इमेजेस बनती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन इसमें होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परावर्तन के कारण। ठीक है, अब अगर मान लीजिए असर्शन रीजन में आपसे पूछ लेता है एमसीक्यू में कि बहुलित मतलब किस परावर्तन के कारण या किसके कारण कैलिडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। कैलिडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं बहुलित परावर्तन के कारण, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आप चलिए दर्पण देखते हैं। दर्पण बता बचपन कहाँ, वही आ गया। एक चमकदार पृष्ठ जो स्वयं पर आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, मतलब जितनी लाइट पड़ती है उस पर वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको दर्पण कहते हैं। दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। कैसे?
अब जैसे ये वाली इमेज देखिए, अभी यहाँ मैंने सिर्फ एक पेंसिल रखी हुई है, मैंने क्या रखी, इमेज है, एक पेंसिल रखी है, और एक मिरर ये है शीशा एक, और दूसरा मिरर ये है। अब इन दोनों को एक झुकाव पे जोड़ दिया, देखिए एक एंगल पे रख दिया और बीच में रखा, तो देखो कितनी इमेज बन गई, 1 2 3 है ना, मल्टीपल इमेजेस बन जाती हैं। कितनी इमेज बन जाती है, मल्टीपल इमेजेस बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हुआ, और आपकी आंखों में ये तीनों रिफ्लेक्शन दिखे, तो इसलिए आपको 3 इमेजेस दिखती हैं। सब कुछ साइंस का खेल है, समझ गए होगे आई थिंक आप। ठीक है, तो समझ जाना, किसी गोल पर जब जो धोखे दर्पण लगाते हैं तो वो बहुत सारे प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा दो तरह के दर्पण होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, ठीक है, दूसरा भी देखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार का होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स, अभी बताऊंगा इसको। पहले प्लेन मिरर देखते हैं। अब प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर होता है जैसे ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है जो ना इसका, ये एकदम कैसा होगा, प्लेन होगा, जो ये आया चला गया है ना, तो उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली सतह वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी शीट होती है। देखा है ना शीशे को, शीशा देखा है, बस वही एक तरह समतल दर्पण ही तो होता है। ठीक है, दर्पण जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं वो सब समतल दर्पण है। समतल दर्पण द्वारा बना हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहली चीज़, जो समतल दर्पण इमेज बनाता है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती है, उसे केवल दर्पण में अवलोकन करके ही देखा जा सकता है। इसलिए समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। कैसा है? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल नहीं बनाता है। रियल इमेज जो पर्दे पे आप देखते हो ना, रियल इमेज है। वर्चुअल मतलब आभासी है ना, मतलब आभासी का मतलब क्या, उसमें आप सीधा हाथ उठाओ उल्टा दिखेगा, है ना, आभास हो रहा है आपको कि आप हैं उसमें। ठीक है, मतलब क्या एक्चुअली में वहाँ पे होते हैं, आप नहीं होते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहलाते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? काल्पनिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, स्पष्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधी होती है। बस आपको इतना याद रखना है। समतल दर्पण पूछेगा कि कौन सा दर्पण आभासी व सीधी इमेज बनाता है, तो क्या आप बताओगे? प्लेन मिरर। ठीक है, बस इतने से आपका काम बन जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, पूछेगा आभासी सीधी इमेज कहाँ बनती है, तो प्लेन मिरर में बनती है, समतल दर्पण। ठीक है, समतल द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी याद रखना। मतलब मान लीजिए 1 मीटर के आप हो, ठीक है, तो आप 1 ही मीटर के तो दिखोगे ना, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं दिखाता है। ये कौन? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण जैसे हो वैसे ही इमेज दिखाता पूरी। समतल दर्पण से बने वस्तु का दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। इसका क्या मतलब है? अब जैसे ये इमेज है, अगर इसकी दूरी यहाँ से 1 मीटर होगी ना, तो अंदर इमेज भी 1 मीटर दूरी बनेगी। ये देखिए जी, ठीक है, मतलब कहने का जितनी दूरी पे शीशे को ऑब्जेक्ट से दूर रखोगे उतना ही अंदर भी इमेज उतनी दूरी पे बनती है। ठीक है, आसान सी भाषा में ये समझिए आप। तो ये सब फैक्ट हैं जो आपसे पूछ सकता है, याद रखना। नेक्स्ट, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उपकरण होता है, अर्थात दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति यदि अपना बायां हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब में उसका दायां हाथ उठता है। क्यों? पार्श्व उपक्रमण, यानी पार्श्व उत्क्रमण का मतलब लैटरल इन्वर्जन। अगर आप दायां उठाओगे बाएं दिखेगा, बायां उठाओगे दाएं दिखेगा, सिंपल सी बात है, उल्टा दिखता है हमेशा मिरर में। ठीक है, अब आता है स्फेरिकल मिरर। अब देखो ये होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेयर। अब इसको दो पार्ट में जब बांट दो तो वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या बन जाता है? अवतल और उत्तल। मतलब जब मैंने इसको ऐसे बीच से फाड़ दिया तो जो ये बाहर पॉलिश है जिसमें, तो ये बना है मेरा अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। क्या बन गया? केव, नाम से ही पता चल रहा, केव। केव। चम्मच देखा कि नहीं देखा? चम्मच का ये जो ऐसे उठा हुआ हिस्सा होता है ना, यहाँ खाते हैं हम लोग इसमें रख के, ये कॉन्वेक्स होता है। ये क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। जब यहाँ पॉलिश कर दो आप ये वाला हिस्सा, ये कॉन्वेक्स बन जाएगा, और ये कॉनकेव होता है जिसमें बाहर पेंट होता है, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स। मतलब ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। अवतल दर्पण और परावर्तक, माफ़ कीजिएगा, उत्तल दर्पण, हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, अब एग्जाम में से सवाल बहुत बनता है कि किस में अवतल दर्पण यूज़ होता है, किस में परावर्तक दर्पण यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए अवतल दर्पण देखते हैं। कॉनकेव मिरर सबसे पहले। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण होता है, ठीक है, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है। अभी देखो ना, बताया ना, परावर्तक ये जो है ये अंदर की ओर धसी हुई होती है। अवतल दर्पण आने वाली प्रकाश किरणों को समानांतर एक बिंदु पर परिवर्तित और केंद्रित करता है। मतलब ये मान लीजिए ये है, इसकी तरफ कोई भी लाइट रे आती ना, ये आई तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये आई तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये कहने का मतलब इसका। ठीक है, और जहाँ से रिफ्लेक्ट करता है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। आपको इतना बस ये सब याद रखो कि काम चल जाएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण
पर परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें अभिसारित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अभिसारित हो जाती हैं। दूसरा, इसका यूज़ बहुत पूछता है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है। तो वाहन की हेडलाइट्स में पहली चीज़, सेविंग मिरर, सौर भट्टियाँ, सर्च लाइट, टॉर्च, फ्लैश लाइट इत्यादि इन सभी वस्तुओं में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ? वाहन की हेडलाइट है, सेविंग मिरर है, सौर भट्टियाँ हैं, सर्च लाइट है, टॉर्च है, इन सब में। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा। कैसा? वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा वो होगा उतना ही होगा, बस उल्टा हो जाएगा वो। ठीक है, याद रखना है आपको, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण उसी का उल्टा कर दो। ये गोली दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। देखिए, परावर्तक जो सतह ये कैसी उभरी हुई है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहा जाता है। वो अभिसारी है, ये अपसारी है। ठीक है, उत्तल दर्पण को लोकप्रिय रूप से मछली की आँख का दर्पण, उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? मछली की आँख का दर्पण या अपसारी दर्पण कहा जाता है। मछली की आँख का या अपसारी। इसकी परावर्तक सतह प्रकाश स्रोत की दशा में उभरी हुई है, पहली चीज़। और उत्तल दर्पण में उन पर पड़ने वाली सभी प्रकाश को बाहर की दिशा में प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है। मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए ये लाइट रे यहाँ से आई है। ठीक है, तो ये कैसे जाएगी? ये डाइवर्ज हो जाती है ऐसे। ये क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। मतलब ये ऐसे आ जाती है। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये पीछे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, और इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग पूछेगा आपसे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? वस्तुओं के आवर्धन सरल का हो जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो वस्तुओं का आवर्धन सरल हो जाता है। पहली चीज़, क्या सरल हो जाता है? आवर्धन सरल हो जाता है। आवर्धन सरल हो जाता है मतलब जो मैग्नीफिकेशन है वो सिंपल हो जाएगा। जैसे आपने वो देखा होगा ना, हाथ में जो पंडित रेखाएं देखते हैं वो ग्लास लगा के, उसकी बात कर रहे हैं। आराम से दिखेगा, वो बड़ा इमेज दिखेगा। धूप के चश्मे में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग सभी वाहनों की पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है। अब आपकी कार में जो साइड मिरर लगा होता है ना, ये मतलब पीछे जो लगा होता है, माफ़ कीजिएगा, पीछे देखने वाला, उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है मिरर में पीछे देखने के लिए जो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? उत्तल दर्पण। इसका उपयोग सुरक्षा कारणों से, जो एटीएम वगैरह में लगा होता है ना, एटीएम वगैरह में देखा होगा छोटे छोटे मिरर, क्यों? पूरी इमेज को कवर कर देता है, उसमें यूज़ किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाएगा। दूरबीनों में इसका उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का आवर्धन लेंस बनाने में भी काम आता है। तो आपको इसके यूज़ याद रखने पड़ेंगे भैया। एटीएम मशीन जो लगी होती है वहाँ पे सुरक्षा कारणों से, पीछे देखने वाले कारों वाले मिरर में, सर्च लाइट पूछ लेगा तो वहाँ कॉनकेव करोगे आप। ठीक है, यानी अवतल दर्पण करोगे, उत्तल पीछे देखने के लिए, क्योंकि बड़ी इमेज बनाएगा ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इमेज की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, इमेज क्या होती है? जहाँ पे वो लाइट रे मिलती है। जैसे मान लीजिए लाइट है, ये है। ठीक है, यहाँ से एक लाइट आई और एक चली गई, तो जहाँ पे ये इमेज कटती है ना, वहीं पे इमेज बनाता है वो। ठीक है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल सी बात, बस ये याद रखो कि दर्पण में जो इमेज बन रही है वो उसका प्रतिबिंब है। ठीक है, दूसरा, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी होता है। वास्तविक और आभासी। वास्तविक क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वापस मिलती हैं, तो उस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज। मतलब ऐसे, जब दो रे जो होती हैं आपस में एक जगह पे क्या करती हैं? कट करती हैं, है ना, तो उसको रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल इमेज या वास्तविक इमेज। याद रखना है, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, मतलब टकराने के पश्चात दूसरे बिंदु पर जब मिलती हैं, टकराने के पश्चात जब दूसरे में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बोलते हैं उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, दूसरी चीज़, और इस प्रकार के प्रतिबिंब ये याद रखना कहाँ बनते हैं? पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। जो आप पिक्चर हॉल में जाते हो ना, ये सब बनते हैं। आभासी, जो शीशे में आप देखते हो, वर्चुअल इमेज, ये कैसे बनते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से, यहाँ से चली बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, है ना, मिलती नहीं है ऐसे, तो बनता है कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, ये पर्दे पर नहीं बनता है, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। जो हम लोग फोटो लेते हैं ना,
ये सब आभासी प्रतिबिंब है। और जो पर्दे पे इमेज बनती है वो कैसी है, वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब में जो परावर्तन के पश्चात जो रे होंगी वो मिलती हुई नजर आएंगी, आभासी में मिलती हुई नजर नहीं, दो मिलती नजर नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन में क्या था, तो रिफ्लेक्शन में क्या था, जब आपतित किरण आती थी तो वो परावर्तित हो जाती थी। क्यों, क्योंकि ये मीडियम जो होता था ये कैसा पॉलिश्ड होता था। अब इसमें अपवर्तन में क्या होता है, मतलब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे ये हवा है, ठीक है, एयर है ये, और ये वाटर है। अपवर्तन पहली चीज़ दो माध्यमों के बीच में होता है, दो विभिन्न माध्यमों के बीच में होता है। जैसे एक पानी है और दूसरा जल है, जैसे एक जल हो दूसरा कांच हो जाए, ऐसे। ठीक है, जैसे आप देखो ना, हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारा ये धरती है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ में एटमॉस्फेयर है बहुत सारा, मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब। यहाँ से हवा आती है तो विभिन्न विभिन्न माध्यमों से गुजरती है। यही कारण होता है, जब आपतित किरण मान लीजिए हवा से आई, ठीक, और पानी में गई, तो ये थोड़ा सा इधर देखिए झुकाव हो जाता है अभिलंब की तरफ, इसका अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और यही किरण जब ऐसे जाएगी अगर, तो देखिए अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से देखिए दूर जा रही है। इसमें आई और आर इक्वल नहीं होता है, आई जो होता है वो बड़ा होता है आर से। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लीजिए, उसमें आई और आर इक्वल होता था। अब जैसे कभी पानी में देखा होगा, एक वो डालिए आप, लकड़ी डालिए, दिखा रहा हूँ इमेज, जैसे ये इमेज देखिए। अब इसको पेंसिल में डाला, अभी पेंसिल हवा में थी तो सीधी थी, जैसे उसका माध्यम बदला तो थोड़ा दूर हो गई। ठीक है, ऐसे ये अभिलंब है, तो ये देखिए ये क्या हो गई, थोड़ा सा इधर आ गई, पास आ गई, है ना। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन। अब जैसे नींबू देखा होगा, नींबू अगर इसमें डाल दो बहुत बड़ा बड़ा दिखता है ना, क्यों, रिफ्रैक्शन की वजह से। तारे टिमटिमाते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से, इंद्रधनुष बनता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये सब प्रकाश के क्या है, अपवर्तन के कारण है। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन देखिए। जब एक प्रकाश किरण एक ऑप्टिकल माध्यम से दूसरे ऑप्टिकल माध्यम में यात्रा करती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे में यात्रा करती हैं, तो दोनों मीडियम के पृथक्करण की सतह पर इसकी दिशा में परिवर्तन होता है। देखिए दिशा में परिवर्तन हो गया कि नहीं, दोनों मीडियम के पृथक्करण, मतलब ये एक लाइन है, ऊपर हवा है नीचे पानी, यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये अलग हो गया। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की गति जाती है तो क्या होता है, प्रकाश की गति में परिवर्तन हो गया, इसीलिए उसको अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए हवा थी तो मीडियम दूर दूर थे, तो बड़ी तेज़ी से हवा पार्टिकल आया, पर जैसे ही पानी मिला पार्टिकल थोड़े पास आ गए ना, डेंस हो गए, तो उसकी स्पीड कम हो गई। ठीक है, स्पीड का खेल है सारा। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप। तो ठीक है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर यात्रा करता है, ध्यान रखिएगा, विरल से सघन। अब एयर क्या है, विरल है क्योंकि पार्टिकल इसके दूर दूर हैं, और जल क्या है, सघन, मतलब पार्टिकल देखिए क्लोज क्लोज हैं। विरल से सघन में जाती है तो इसका मतलब है कि जब प्रकाश हवा से कांच की ओर यात्रा करता है तो अपवर्तित किरण सामान्य की ओर झुक जाती है। देखो झुक गई कि नहीं झुक गई है। और इसी का उल्टा जब होगा, मतलब सघन से विरल में जाएगी तो जो होगी ये सामान्य की ओर क्या होगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, अभिलंब से दूर हो जाएगी। आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा, देखिए आई आर से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत आसान चीज़ थी, आई होप आप समझ गए होगे, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था ये, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स बहुत आते हैं सब पेपर में पहचानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं, देखिए। ठीक है, परावर्तन के नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए मतलब ये मैंने अगर बनाया, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये एक ही तल में, परावर्तन का नियम कहता है। और जो आई होता है वो आर के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कहता है क्या, परावर्तन का नियम। ये अपवर्तन का नियम है, इसको अपवर्तन करो, अपवर्तन। अपवर्तन का नियम क्या कहता है भैया, अपवर्तन का नियम देखो क्या कह रहा है, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर हैं कि नहीं है। और दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। मतलब सिंपल भाषा में याद रखो, साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो होगा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स होगा, मतलब मान लीजिए आई 45 है तो साइन 45 हो गया, और आर 60 है, साइन 60 हो गया। ये हमेशा एक फिक्स वैल्यू ही आती है। ठीक है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस ये याद रखो, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब अपवर्तन की कुछ घटनाएं हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है। जल में डूबी हुई छड़, अभी एग्जाम्पल बताया आपको। पानी में भरे बर्तन में पड़ा सिक्का आपको दिखेगा बहुत ऊपर है, पर वो एक्चुअली में नीचे है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब आपको दिखता है उसका। अब स्विमिंग पूल में झांक के देखो तो लगता है गहराई कम है, पर उतरो तो गहराई ज़्यादा होती है। क्यों, मीडियम चेंज होता है तो सतह ऊपर दिखती है।
तारों का टिमटिमाना है, रेनबो बनना है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब चलिए उत्तल और अवतल लेंस देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इंपॉर्टेंट है उत्तल लेंस अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस ये होता है, अवतल लेंस ऐसे बनता है। और एक चीज़ और याद रखिए, जो उत्तल लेंस में होता है, क्या बोला मैंने, जो उत्तल लेंस में होता है वो अवतल मिरर में होता था, अवतल दर्पण में होता था। कैसे, अभी समझते हैं। देखिए उत्तल लेंस क्या है भैया, दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं। दोनों ओर देखो घिरा हुआ है, उसमें क्या था, सिर्फ ऐसा था, इसमें दोनों तरफ से बंद कर दिया। और इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं या अवतल लेंस को। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी लेंस मतलब कन्वर्जिंग होता है। जैसे यहाँ से कोई रे आएगी, यहाँ से कोई रे आएगी, यहाँ से कोई रे आएगी, तो ये एक ही जगह सब मिल जाती हैं, एक ही जगह मिल जाती हैं, अभिसारी, यानी इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और जो अवतल लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग या अपसारी। इसमें सब दूर दूर जाती हैं, इसमें क्या होती है, सब इनमें दूर दूर जाती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट फिर से बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस अभिसारी होता है, यानी कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, क्योंकि इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें सब एक ही जगह एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं, जैसा कि ये बताया। और अवतल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये याद रखना। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये सब दूर जाती हैं, मिलती नहीं है, ठीक है। दोनों ओर से दबी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को अवतल लेंस कहते हैं। ये देखो दोनों ओर से घिरे दबा है ना, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों के समानांतर पुंज को अपसारित करता है। वायु का बुलबुला द्रव में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वायु का बुलबुला होता है वो पानी में नहीं बनता है, जो ड्रॉप, वो किसकी तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह, ठीक है। अवतल लेंस मतलब कॉनकेव मिरर। ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो एयर में बनता है ना, मतलब अरे यार, जो ड्रॉप्स बनते हैं ना पानी में, वो अवतल लेंस होते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। और ये अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग होते हैं। जब कोई नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है तो दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष क्या है, जब देखिए उल्टा है, दूरदृष्टि दोष का मतलब आपको पास का नहीं दिखेगा। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है जब आपको पास नहीं दिखता, उल्टा होता है, ठीक है। तो जब आपको दूरदृष्टि दोष की प्रॉब्लम हो, नज़दीक की वस्तु आपको नहीं दिखती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भैया आपको एकदम रट लेना है। कैसे रटना है, ऐसे लिख लो, देखो उत्तल लेंस बनाओ ऐसे करके, उत्तल लेंस, और यहाँ पे निकट दृष्टि दोष नहीं, दूर दृष्टि दोष, माफ़ करना, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मतलब पास का ना दिखना, पास का ना दिखना। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस का। ऐसे ही अवतल लेंस में बस उल्टा हो जाएगा। अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, दूर का ना दिखना, तो उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आंखों की रोशनी से जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसको निकट दृष्टि दोष देते हैं, और उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता जरूर और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, उत्तल लेंस का मतलब क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब पास का नहीं दिखना, और पास का जब आपको नहीं दिखता है तो आपके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगता है या उत्तल लेंस। अवतल लेंस का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, जब आपको दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भूलना मत। इसको कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी, और इसको अपसारी, ठीक है, यानी डाइवर्जिंग। नोट्स बना लो मेरे भाई, नोट्स बना लो, साइंस के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, पक्की बात कह रहा हूँ। देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है या डिस्पर्जन आपने पढ़ा होगा। तो जब सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों में आता है, पहली चीज़ 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित होता है सूर्य का प्रकाश ना। कितने, 7 रंगों का। कौन से होते हैं 7 रंग, ऐसे याद रखो, विब्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। 7 रंग में होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी विब्योर याद रखो, ज़्यादा आसानी से याद हो जाता है। जब सूर्य का सूर्य प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो अब सबसे ज़्यादा देखो कौन झुक रहा है, सबसे ज़्यादा वॉयलेट नीचे जा रहा है, और सबसे कम कौन झुकाव है, सबसे कम झुकाव किसका है, लाल वाले का। तो जिसका कम झुकाव है इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा यानी वेवलेंथ होगी, ये सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा लाल कलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका झुकाव कम होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये हमें दूर से ही दिख जाता है, ठीक है। प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश किरण का मार्ग अलग अलग होता है और इस प्रकार वे पृथक और स्पष्ट दिखाई देती है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे व लाल रंग देख रहा होगा आपको सबसे ऊपर, ठीक है। बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, याद रखना है आपको। देखिए सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का विक्षेपण है और सबसे कम लाल रंग का, इसीलिए हम लोग लाल रंग यूज़ करते हैं। उल्लेखनीय है कि निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान, किंतु किसी अन्य
पदार्थिक में भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, हर लाइट की अलग चाल होती है, हर लाइट की अलग स्पीड होती है, इसी वजह से। दूसरा पॉइंट बस ये याद रखना है कि कांच में बैगनी प्रकाश यानी नीचे वाला जो सबसे, कांच में बैगनी प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तभी तो देखो उसका झुकाव कम है ना। लाल का वेग सबसे ज़्यादा होगा, बैगनी का सबसे कम होगा। इस कारण बैगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक और लाल प्रकाश के लिए सबसे कम। ठीक है, तो लाल का अपवर्तनांक सबसे कम, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्पीड जो है इसकी सबसे कम है। ठीक है, बहुत आसान है, फिर से एक बार देख लीजिए, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, कांच में बैगनी प्रकाश दिख रहा है आपको, वॉयलेट, इसका वेग सबसे कम होता है। ठीक, अब जिसका वेग कम होगा उसका अपवर्तनांक क्या होता है? उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। ठीक, और लाल का जो वेग है वो ज़्यादा है तो इसका अपवर्तनांक कम होगा, क्योंकि देख रहा हो ना, झुकाव कम है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। सबसे सिंपल। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी और आवृत्ति ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ समझिए, जैसे ये है आवृत्ति, क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, ये ऐसे। तो जो बहुत पास पास फ्रीक्वेंसी चल रही है ना, देखो बहुत पास है ना, तो तरंग दैर्ध्य कम है ना। और अगर जिसकी आवृत्ति कैसी है, बहुत ऐसे है ना, आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। मतलब कोई दिल है 1 घंटे में 4 बार धड़का, और कोई मजनू है 1 घंटे में 100 बार दिन भर उसका दिल है धड़का करता है, तो बहुत उसकी देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, तो उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, सिर्फ 3 ही बार धड़का है, तो तरंग दैर्ध्य देखो ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। फिर से देख लो, ये पॉइंट आपको एकदम रटना है, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको, इसीलिए फिर से बता रहा हूँ, नोट कर लेना इसको। कांच में बैगनी प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, पहली चीज़। वेग किसका कम है? बैगनी का। और लाल प्रकाश का वेग ज़्यादा है, पहली चीज़। वेग किसका ज़्यादा है? लाल का। वेग कम है बैगनी का। बैगनीकरण जो है बैगनी, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, लाल का अपवर्तनांक कम होगा। क्या करा आपने? लाल का वेग ज़्यादा है, अपवर्तनांक कम है। बैगनी का वेग कम है, अपवर्तनांक ज़्यादा है। अब बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम है, आवृत्ति ज़्यादा है। ठीक, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, आवृत्ति कम है। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, ये अच्छे से मेरी बात मान के प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। फिर जब भी हम लोग MCQ साइंस के करेंगे ना, आप देखना सारे सवाल आप कर पाओगे। एक बार की मेहनत है, साइंस को अच्छे से पढ़ लो प्लीज़। MCQs तो होते ही रहेंगे, पहले एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो। बार बार बाई चांस इस साल आपका नहीं होता है तो अगले साल 2 अटेम्प्ट करोगे ना, आराम से आपका टाइम बचेगा, पता है, आराम से रिवीजन हो जाया करेगा आपका। प्लीज़ इतनी बात मान लीजिए। और अभी तक टेलीग्राम पे UPPCS लेटेस्ट न्यूज़ को नहीं ज्वाइन करा तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते तो आशीष तिवारी 1188 करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा डिस्कशन ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको हर समय अवेलेबल मिलूंगा। उसमें कोई भी डाउट हो आपका, ग्रुप डिस्कशन, सारा स्टडी मटेरियल, कैसे पढ़ना है, कैसे डे वाइज करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, पूरी तैयारी टाइम टेबल के साथ आपको हम प्रोवाइड करते हैं। एक बार इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।